ज़ारा का वंश उनकी पहली मुलाकात से ही रहस्य बना हुआ था। उस समय डेमियन का उसे खाने की कोई इच्छा न होना ही अपने आप में एक चमत्कार था। लेकिन इतने वर्षों बाद भी डेमियन को इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। ऐसा नहीं था कि उसने खोजबीन नहीं की, क्योंकि उसने एपेरॉन में रहते हुए काफी शोध किया था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह वास्तव में इसके बारे में कोई जानकारी जुटाने में असमर्थ था। पृथ्वी पर लौटने से पहले उसने एडेलेयर साम्राज्य में जो 6 महीने बिताए थे, उस दौरान उसने वहां दर्ज सभी भेड़ियों की वंश परंपराओं की विशेषताओं को देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी ज़ारा से मेल नहीं खाती थी। वह बीस्ट एम्प्रेस से मिलने और शायद उससे कुछ जानकारी हासिल करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसने कुछ समझदारी दिखाई थी और यहाँ तक कि पहली मुलाकात में ज़ारा के साथ एक जुड़ाव महसूस करने की बात भी कही थी, लेकिन समय की कमी के कारण वह मुलाकात कभी नहीं हो सकी। ये लगभग तय था कि उसे किसी न किसी समय एपेरॉन वापस जाना ही पड़ेगा। निकट भविष्य में कई ऐसी घटनाएं घटित होने वाली थी जिनके कारण वह तुरंत ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कसम खाई कि वह समय निकाल लेगा। इसके अलावा उसे अभी भी एपेरॉन के विश्वकोर को बांधना था। यह एक अनिवार्य कार्य था जिसे वह मूर्खतापूर्ण ढंग से भूल गया था, और जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक वह इतनी दूर जा चुका था कि कुछ भी करने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। शायद वह अपना काम निपटाने के लिए एपेरॉन जा सकता था, लेकिन जैसा कि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था, फिलहाल समय नहीं था। उसे बस ये याद रखना था कि ऐसा करना कितना जरूरी है और भविष्य में मौका मिलने की उम्मीद करनी थी। मुझे वाकई यह सीखना होगा कि अपनी भावनाओं के बहकावे में न आऊं। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था तभी डेथ सीट के लिए बोली शुरू हो चुकी थी, और यह कहना ही पड़ेगा कि यह लड़ाई बाकी सभी चीजों की तुलना में कहीं ज्यादा भयंकर थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि फेरी लिन द्वारा पहले से ही किए गए मीठे शब्दों और खोखली तारीफों ने भीड़ को सचमुच उत्साहित कर दिया था। खजाने की मूल कीमत 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन होने के बावजूद बोली में भाग न लेने वाले बहुत कम लोग थे। आम सीटों पर बैठे लोगों ने भी खजाने पर कब्जा करने के लिए अपना पैसा इकट्ठा किया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें निजी कमरों में बैठे उन शक्तिशाली लोगों की परवाह ही नहीं थी। मेरी ओर से 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन। बूढ़े भूत, मेरे खजाने चुराने की कोशिश मत करो। 11 मिलियन। वान लुओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? पहले ये जांच लो कि क्या तुम मुझसे मुकाबला करने के योग्य हो। 15 मिलियन। ये दोनों बगल बगल के निजी कमरों में बैठे थे और ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने बोली लगाने की होड़ को अपना निजी तमाशा बना लिया हो। यहाँ तक कि सभी लोग विरोध करना छोड़कर इसे देखने में मग्न हो गए। आखिरकार खजाने को जीतने के लिए उन्हें लगातार बोली लगाने की जरूरत नहीं थी। वे बस तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक ये दोनों अपनी नाकामी खत्म नहीं कर लेते और फिर आगे बढ़ सकते थे। बूढ़े भूत, थोड़ा तो मान लो, मैं तुम्हें भरपूर मुआवजा दूंगा। 16 मिलियन। वान लुओ, तुम्हारे सामने अभी भी अपार संभावनाएं हैं। समय से पहले मृत्यु को गले मत लगाओ। 17 मिलियन। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वान लुओ गुर्राया। अगर तुम इतना भी नहीं समझ सकते तो शायद तुम्हें मुख्य बुजुर्ग का पद छोड़ देना चाहिए। धिक्कार है इस बूढ़े भूत पर, वान लुओ ने गुस्से में कहा। ऐसा नहीं था कि उसके पास आगे बढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, बल्कि वह उन दोनों के बीच शक्ति के अंतर से भली भांति परिचित था। वह सैकड़ों वर्षों से जी रहा था। उसे बहुत पहले ही आगे बढ़ने और पीछे हटने का तरीका पता चल चुका था। 30 मिलियन। अचानक नीलामी हॉल में एक गहरी आवाज गूंज उठी। भले ही वह किसी निजी कमरे से आ रही हो, लेकिन वहां मौजूद हर किसी के कानों में वह ऐसे गूंजी मानो बोलने वाला उनके ठीक बगल में खड़ा हो। अरे क्या वो? हम उसे किसी और के लिए गलती से भी नहीं समझ सकते। वह खौफनाक आभा सचमुच केवल उसी की हो सकती है। वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस निजी कमरे की ओर आकर्षित हो गया जो बाकी सभी कमरों के बीच में स्थित था और पूरे घर में सबसे बेहतरीन दृश्य प्रस्तुत करता था। भले ही उस कमरे में बैठे व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी आभा प्रकट न की हो, लेकिन उसके शब्दों में ही इतनी शक्ति थी कि सुनने वालों के हृदय में भय उत्पन्न हो जाए। साथी दाववादी इसे संभाल सकते हैं। मेरे पास शक्ति प्राप्त करने के और भी कई तरीके हैं। बनिंग रिवर संप्रदाय हार मान लेता है। मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। हमारे संप्रदाय की नींव मजबूत है और संसाधन प्रचुर मात्रा में है। एक खजाने का खोना कोई बड़ी बात नहीं है। शरद ऋतु का निवास स्थान हार मान लेता है। क्रिम्सन कैथेड्रल भी यही मानता है। कामुक परी संप्रदाय स्वीकार करता है। निजी कमरे में मौजूद कई मेहमान एक एक करके नीलामी में शामिल हो गए। उनके मन में अनगिनत शिकायतें थीं, लेकिन उन्हें जाहिर करने का कोई रास्ता नहीं था। ग्रहण छाया संप्रदाय के नेता का प्रभाव इतना अधिक था
निजी कमरा नंबर 1 में ठहरे मेहमान ने 30 मिलियन स्पिरिट स्टोन की बोली लगाई है। क्या कोई कीमत बढ़ाने को तैयार है? फेरी लिन ने पूछा, हालांकि यह स्पष्ट था कि वह नीलामी के यही समाप्त होने की उम्मीद कर रही थी। ठीक है, अगर कोई नई बोली नहीं आती है तो डेथ सीट किसे मिलेगी? 40 मिलियन। बाहरी किनारे पर स्थित एक निजी कमरे से एक नई आवाज आई। केवल लहजे से ही यह स्पष्ट हो गया कि बोलने वाला एक युवक था। क्या कोई संप्रदाय के गुरु की इच्छा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है? वह आदमी तो सीधे मौत को दावत दे रहा है। डेमियन ने स्वाभाविक रूप से उन सब की आवाजें सुन ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसका पूरा ध्यान पहले निजी कमरे की ओर केंद्रित था। 50 मिलियन, धीमी आवाज में जवाब आया। फिर भी आवाज में छिपी थोड़ी सी नाराजगी को छिपाया नहीं जा सका। लेकिन डेमियन को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। बिना किसी झिझक के उसने कीमत दोगुनी कर दी। 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन। तियान यांग से मिली धनराशि से वह कीमत को एक बार और दोगुना कर सकता था और फिर भी उसके पास अच्छी खासी रकम बच जाती, इसलिए उसे यहां हारने का कोई डर नहीं था। युवक, क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? विरोधी पक्ष ने सवाल किया। आवाज में तिरस्कार का भाव था और यह स्पष्ट था कि वह डेमियन को चेतावनी दे रहा था। फिर भी डेमियन ने एक बार फिर इस पर ध्यान नहीं दिया। यह एक नीलामी है ना? अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं स्वाभाविक रूप से उस पर बोली लगाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बहुत खूब, अगर यही रास्ता आपने चुना है तो ठीक है। आपके कार्यों के परिणामों के लिए आप खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते। ग्रहण छाया संप्रदाय का नेता एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं करता था। ऐसे में उसके चेहरे पर इस तरह का खुला थप्पड़ तो वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन वह मूर्ख नहीं था। कौन नहीं जानता था कि वह यहाँ मौजूद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था? कौन नहीं जानता था कि वह ऐसा व्यक्ति था जो बिना पलक झपकाए अत्याचार कर सकता था? यह सही रास्ता नहीं था। चाहे उसका रुतबा कुछ भी हो, चाहे उसकी शक्ति कितनी भी हो, अगर कोई चींटी भी उसका अपमान करती तो उसे कुचलने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। और पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? अगर दूसरी पार्टी डेथ सीट लेना चाहती थी तो वह उन्हें लेने देता। सवाल सिर्फ इतना था कि वे इसे कब तक अपने पास रख सकते थे, इससे पहले कि यह आखिरकार उसके हाथ में आ जाए। तो फिर बात पक्की हो गई। डेथ सीट को निजी कमरा नंबर 16 में ठहरे सम्मानित अतिथि को 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन में दिया जाता है। दर्शकों में न तो जोरदार तालियां बज रही थी और न ही उत्साह का माहौल था, बल्कि उस मूर्ख का उपहास उड़ाया जा रहा था जिसने इतनी बड़ी हस्ती को अपमानित किया था। बिना किसी संदेह के एक सेवक डेथ सीट वाली शीशी हाथ में लेकर डेमियन के कमरे में दाखिल हुआ और ज़ारा की मुश्किल से नियंत्रित की गई प्रतिक्रिया को देखकर वह आश्वस्त था कि यह असली थी। माननीय अतिथि, कृपया अपना भुगतान जमा करें, उसके बाद ही मैं आपको आपकी वस्तु दूंगा। डेमियन ने सिर हिलाया और 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन से भरी एक स्पेशल रिंग फेंक दी। सेवक ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अपनी चेतना से उसकी सामग्री की पुष्टि की। आपके आने के लिए धन्यवाद आदरणीय अतिथि। कृपया इस वस्तु का ध्यान रखें, क्योंकि भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। सेवक ने डेमियन की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और उसे शीशी सौंपकर कमरे से बाहर निकल गया। तो ये है मौत का बीज, है ना? उसने धीरे से कहा। वह सेवक के शब्दों के निहितार्थ से भलीभांति परिचित था। यहां तक कि जिस व्यक्ति को उसने नाराज किया था उसने भी उसके आने वाले कार्य का संकेत दिया था, इसलिए केवल एक मूर्ख ही इसे नहीं समझेगा। फिर भी डेमियन निडर था। यह निराधार आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास भी नहीं था। डेमियन के लिए एक सामान्य चौथी कक्षा के छात्र का भी सामना करना असंभव था, तो वह मौजूद सबसे शक्तिशाली छात्र का सामना कैसे करता? डेमियन का आत्मविश्वास उसके गुरु और यात्रा शुरू करने से पहले उनके द्वारा दिए गए ताबीजों से उपजा था। इन ताबीजों के सहारे वह अपने बच निकलने को लेकर आश्वस्त था। उसे अपने बच निकलने का पूरा भरोसा था, तो फिर ऐसा क्यों था कि चाहे वह और रुए ताबीजों में कितनी भी शक्ति डाल दे, वे सक्रिय नहीं हो रहे थे। डेमियन अपने हाथ में पकड़े ताबीज को घूर रहा था और उसके मन में भय की भावना घर कर गई। हर बार जब वह उसमें ऊर्जा डालने की कोशिश करता तो वह चमकता और चिंगारी पैदा करता, लेकिन अंत में कोई परिणाम नहीं दिखाता। इसका कारण क्या था? आखिर चल क्या रहा था? तियान यांग उसे कभी भी दोषपूर्ण ताबीज नहीं देगा, और अगर उसने दिया भी होता तो वह रुए के साथ ऐसा कभी नहीं करता। ताबीजों से छेड़छाड़ शुरू करने के कुछ ही सेकंड बाद ही उसके मन में घबराहट पैदा होने लगी थी और एक भयानक विचार उसके दिमाग में पनपने लगा। समय नहीं था, उसे इसका परीक्षण करना ही था।
रुयुए का हाथ पकड़कर डेमियन ने अपनी चेतना को तब तक फैलाया जब तक कि वह सतह को महसूस नहीं कर सका और अपने चारों ओर मौजूद माना ऊर्जा का आह्वान करके टेलीपोर्टेशन को प्रेरित किया। और जल्द ही वे उस स्थान से गायब हो गए जहां वे खड़े थे, और वह मात्र 5 मीटर दूर निजी कमरे की सीमा के भीतर ही फिर से प्रकट हो गया। डेमियन ने अपने दांत भींचे, उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। डेमियन, ये क्या हो रहा है? रुयुए ने अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा। ताबीजों के नाकाम होने से वो भी स्वाभाविक रूप से परेशान थी, लेकिन उसे वैसा डर नहीं लग रहा था जैसा डेमियन को लग रहा था। खैर, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसे अंतरिक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यही वजह थी कि डेमियन इस समय घबरा रहा था। स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन इसके परिणाम कहीं अधिक व्यापक थे। हालांकि उन्होंने अभी तक इस विशेष पहलू पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वे इसकी संभावना से भलीभांति परिचित थे। वे तो इसे जल्द ही अपनी तलवारबाजी कला में शामिल करने की योजना भी बना रहे थे। दांत पीसते हुए डेमियन ने रुयुए के सवाल का जवाब बुदबुदाते हुए दिया। स्थानिक ताला। सामान्य साधकों के लिए स्थानिक अवरोध एक सरल अवधारणा थी। यह एक ऐसी विधि थी जिसका उपयोग पलायन ताबीजों के माध्यम से भागने से रोकने के साथ साथ उनकी गति को सीमित करने के लिए किया जाता था। बाद वाली विधि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा के समान कार्य करती थी, जबकि पहली विधि को समझाना कहीं अधिक सरल था। अगर वह स्थानिक अवरोध केवल डेमियन पर ही लक्षित होता तो उसे पता चल जाता। उसे बस अंतरिक्ष की परतों में झांकना होता और उसे पता चल जाता। लेकिन जब उसने ऐसा किया तब भी उसे स्थानिक नोड्स या बाहरी हस्तक्षेप का कोई संकेत नहीं मिला। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था, पूरा इलाका बंद था, और जिसने भी ये ताला लगाया था उसने संभवतः सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों को फंसाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन सबसे बुरा असर उसी पर पड़ा। स्थानिक अवरोध एक ऐसी अवधारणा थी जो अंतरिक्ष तत्व का उपयोग करने वाले अन्य अभ्यासकर्ताओं के विरुद्ध सबसे उपयोगी थी। डेमियन इस तथ्य से भली भांति अवगत था कि वह मुश्किल से ही टेलीपोर्ट कर पाता था, और यह भी कि इस अवरोध को लगाने वाला व्यक्ति अंतरिक्ष तत्व की समझ में उससे कहीं अधिक उन्नत था। इसका अर्थ यह था कि युद्ध में उसकी क्षमताएं अत्यधिक बाधित होंगी। यदि विरोधी पक्ष द्वारा स्थान को अवरुद्ध कर दिया जाए तो उसकी शून्य तलवार कला, वेक्टर नियंत्रण और कई अन्य कलाएं लगभग अनुपयोगी हो जाएंगी। विशेष रूप से वेक्टर नियंत्रण, जो अंतरिक्ष में बिंदुओं से संबंधित है, ऐसी स्थिति में लगभग बेकार हो जाएगा। फिर भी उसके पास विकल्प मौजूद थे। हालांकि उसकी युद्ध क्षमता सीमित थी, लेकिन उसकी बचाव क्षमता का उपयोग अभी भी किया जा सकता था। जब तक वह अंतरिक्षीय परतों को ठीक से पार कर सकता था तब तक भाग निकलना संभव था, भले ही ऐसा करना पहले से कहीं अधिक कठिन हो जाता। रुयुए को ये सब समझाते हुए डेमियन की निगाहें गंभीर हो गईं और रुयुए के चेहरे पर भी वही भाव आ गए। दोनों जानते थे कि अब हालात बेकाबू होने वाले हैं, और मानो उनकी पुकार का जवाब देते हुए ऐसी घटनाएं तुरंत घटित होने लगी। धमाका। सम्मेलन में निजी कमरों में ठहरे उन घटिया लोगों के अलावा किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी थी कि तूफान आ गिरा है। जिस विशाल गुफा में वे रह रहे थे उसकी छत अचानक गिर पड़ी, मलबे के बड़े बड़े टुकड़े हर जगह बिखर गए और धूल के बादलों ने सबकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। क्या हो रहा है? गुफा में दिन का उजाला तेजी से चमक रहा था, तभी आकाश से लोगों का एक झुंड नीचे उतरा। उनमें से हर एक ने शुद्ध सफेद और सुनहरे रंग की वर्दी पहन रखी थी, और उनके चेहरों पर उसी रंग के मुखौटे लगे हुए थे। मेरी पुकार सुनो, अंधेरे में छिपे हुए नीच दुष्टों। आज हिसाब किताब का दिन है। आज न्याय का दिन है। यहां से कोई भी जीवित नहीं जाएगा। न्याय के नाम पर। भीड़ के सबसे आगे खड़ा व्यक्ति चौंक गया और उसके पीछे के सभी लोग लगातार नारे लगाते हुए नीचे खड़े लोगों को देखते रहे। उन्हें उन सैकड़ों लोगों की कोई परवाह नहीं थी जो उनके दबंग प्रवेश के कारण गुफा की छत के चट्टानी टुकड़ों के नीचे दबकर मर गए थे, और न ही उन्हें पुरुष, महिला और बच्चे के बीच के भेद की परवाह थी। उनकी आंखों में केवल तिरस्कार था, और बिना एक पल भी बर्बाद किए वे टूट पड़े। सफेद लबादे पहने वे आकृतियां विशाल गुफा में फैल गईं और बिना किसी सम्मान के सामूहिक नरसंहार शुरू कर दिया। उनकी आभा से ही यह स्पष्ट था कि ये सभी लोग उच्च स्तरीय तृतीय श्रेणी और यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी के प्राणी थे, लेकिन उन्होंने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्राणियों का सुअरों की तरह वध कर दिया। सम्मेलन में खून की बारिश होने लगी, साथ ही भय और अनिच्छा से भरी भयानक चीखें भी सुनाई देने लगी। सिर और हाथ पैर जमीन पर बिखरे पड़े थे, कोई भी नहीं बचा। यहां तक कि गुलाम बाजार में बेचे जा रहे निर्दोष पीड़ितों को भी विरोध करने का मौका दिए बिना मार डाला गया। डेमियन ने ये सब अपनी आंखों से देखा। हैरानी की बात यह थी कि उन तथाकथित पूछताछकर्ताओं ने निजी कमरों में मौजूद लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की।
और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उसे केवल घृणा का भाव ही महसूस हो रहा था। ये लोग न्याय का फैसला करने वाले कौन होते हैं? ये तो बस कायर थे जिन्हें कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना ही आता था। अगर ऐसा नहीं था तो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग कैसे सुरक्षित थे, जबकि चौथी कक्षा के दर्जनों विद्यार्थियों ने बिना किसी कारण के अपने कनिष्ठों का कत्ल कर दिया। और इससे भी बुरी बात यह थी कि वह इस बड़े नाटक से भलीभांति परिचित था। चाहे वे खुद को कितना भी फरिश्तों जैसा सजा संवार ले और चाहे दुष्टों का नाश करने के बारे में कितने ही जोशीले भाषण दे, क्या वे उससे छिप सकते थे? किसी के मुंह से निकले शब्द चाहे जैसे भी हो, उसकी आभा झूठ नहीं बोलती। ये सबक डेमियन ने बहुत पहले ही सीख लिया था। और इन मूर्खों की आभा कैसी है? काले और सड़े हुए। उनमें वैसी ही दुर्गंध थी जैसी उन शैतान उपासकों में होती है, बल्कि कहीं अधिक तीव्र और तीव्र। इसमें कोई संदेह नहीं था, ये लोग वही तथाकथित पुजारी और उत्तराधिकारी थे जिन्हें नॉक्स ने नियुक्त किया था। डेमियन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और नीचे हो रहे अत्याचारों से अपनी नजरें हटाकर एक निजी कमरे पर टिका दी। और भले ही उसे यकीन था कि कांच का पर्दा उसे अंदर छिपाने का अपना काम बखूबी कर रहा था, फिर भी उसे लगभग पूरा यकीन था कि कोई ठंडी निगाहें सीधे उसकी तरफ घूर रही है। कोई और विकल्प नहीं है। अगर कुछ है तो ताबीज के अप्रभावी होने के बाद यही एकमात्र तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। उन्हें अपने आप पर पाखंड का भाव आ रहा था। क्या वे वही व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कहा था कि जब तक अन्याय उनकी आंखों के सामने होता रहेगा, वे उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे? क्या वे वही व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने कहा था कि इस तरह के बड़े संघर्षों में निर्दोषों की पीड़ा वे सहन नहीं कर सकते? लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह बदल सकता था। जब सम्राट युद्ध करते थे तो आम जनता को ही कष्ट सहना पड़ता था। डेमियन ने उन सफेद वस्त्रधारी आकृतियों पर आखिरी नजर डाली। उसने उनकी देवदूत जैसी आकृतियों को घूर कर देखा। उनके मुखौटों के पीछे केवल उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं, लेकिन फिर भी वह उनकी खुशी को स्पष्ट रूप से देख सकता था। कमजोरों के खून में लथपथ होकर वे परमानंद का अनुभव कर रहे थे। उसने उनकी आभा को अपनी स्मृति में अंकित कर लिया। ये अत्याचार, मैं इन्हें याद रखूंगा। और फिर उसके चारों ओर का अंतरिक्ष एक बार फिर मुड़ गया, क्योंकि वह और रुयुए अपनी पिछली स्थिति से गायब हो गए। एक अलग निजी कमरे में एक लंबा चौड़ा आदमी शांति से बैठा था और उसकी निगाहें सम्मेलन में छाए अराजकता पर टिकी हुई थी। चारों ओर मची अफरा तफरी और खून खराबे के बावजूद उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। इसके बजाय उसने अपनी निगाहें अपने वर्तमान स्थान से काफी दूर स्थित एक निजी कमरे पर टिका दी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह कांच की दीवार के पार नहीं देख पा रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अंदर की गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। नीलामी समाप्त होने के बाद से ही वह 3 शक्तिशाली जीवन ऊर्जाओं पर नजर रख रहा था। एक बार फिर नीचे हो रहे नरसंहार पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने हल्की सी फुफकार भरी। वे मूर्ख! क्या उन्हें सच में लगा था कि इस तरह की भड़कीली तरकीबें उनकी पहचान छिपाने के लिए काफी होंगी? वह अच्छी तरह जानता था कि वे कौन थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना काम शुरू करने से पहले उससे संपर्क भी किया था, इसलिए उसे आश्चर्य होने का कोई कारण नहीं था। फिर भी उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना साहसी होगा जो पहले उसका विरोध करेगा। और जिस शो में उन्हें जबरन हिस्सा लेना पड़ा, उसके शुरू होने के साथ ही उनके पास अपने सामान को अपने हाथों से वापस लेने का समय नहीं बचा था। जब वह सोच रहा था, तभी उसने देखा कि जिन जीवन आभाओं का वह पीछा कर रहा था, वे गायब हो गईं और कुछ मीटर दूर फिर से प्रकट हो गईं। ऐसा लगता है कि वह भागने की कोशिश कर रहा है। पहली परछाई, उसने पुकारा, मानो वह खाली हवा से बात कर रहा हो। उसके पीछे की दीवारों पर परछाइयां नाचती और रूपांतरित होती रहीं, अंततः एक नकाबपोश आकृति में विलीन हो गई। आपने बुलाया, मेरे प्रभु। हम 5वीं से 12वीं परछाई को बाहर जाने के लिए कहो। उनका लक्ष्य उस खजाने को वापस लाना है जिसे किसी ने मुझसे छीनने की हिम्मत की। जैसा आप आदेश दें, मेरे स्वामी। क्या आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को वापस लाया जाए? कोई जरूरत नहीं, बस उसे मार डालो और काम खत्म करो। पहले शैडो ने अपनी सहमति जताते हुए एक बार फिर पीछे हट गया। पीछे मुड़े बिना वह विशालकाय व्यक्ति अपनी सीट से खड़ा हो गया। अब उसके प्रदर्शन का समय आ गया था। बदले में उसे एक बड़ी रकम का प्रस्ताव मिला था, इसलिए उसने सोचा कि उसे इसमें शामिल हो जाना चाहिए। इसके अलावा डेथ सीट पर कब्जा करने से पहले समय बिताने का यह एक अच्छा तरीका था। उस व्यक्ति की आभा फैल गई, जिससे पूछताछ करने वालों में मौजूद चौथी श्रेणी के लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। और बिना देर किए वो मंच पर आ गया। तारांकन तारांकन तारांकन। डेमियन ने भागने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
उस समय उसके दिमाग में अपने सामने मौजूद स्थानिक परतों के जटिल जाल से निकलने के अलावा और कोई विचार नहीं था। जब से वह कालकोठरी में था, तब से वह स्थानिक परतों को आसानी से महसूस कर सकता था और यहाँ तक कि उन्हें शारीरिक रूप से देख भी सकता था, लेकिन उसने आज से पहले कभी भी इतनी गहराई से उनका विश्लेषण नहीं किया था। उसका अधिकांश कार्य व्यापक विनाश पर आधारित था। ये क्रूर था और एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित था। इस प्रकार की कार्रवाई उसके द्वारा पहले किए गए किसी भी कार्य की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित और सुरुचिपूर्ण थी। उसने रुयुए का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए अंतरिक्ष के ताने बाने में से रास्ता बनाया। इस समय वह और कुछ नहीं कर सकता था, वह उसे अपनी योजना के बारे में बता भी नहीं सकता था। उसका पूरा ध्यान अपने सामने मौजूद काम पर केंद्रित था। इसी वजह से वह धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को भूल गया। वह एक सांप की तरह जटिल रूप से फैली परतों के बीच से गुजरता हुआ अपने चारों ओर हो रहे स्थानिक उतार चढ़ाव के आनंद में डूबा हुआ था। और जब तक वह अपनी तंद्रा से बाहर आया, तब तक वह रुयुए को खींचकर मुख्य सम्मेलन के गुफानुमा हॉल तक ले जा चुका था। नरसंहार के दृश्य यहाँ तक नहीं फैले थे, लेकिन वह अभी भी स्थानिक अवरोध की सीमा के भीतर था। इसी कारण उसने भाग निकलने को ही सबसे अच्छा उपाय समझा। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वह दूर नहीं कर पा रहा था। बहुत समय बाद उसकी खतरे की भावना और अंतर्ज्ञान ने इस तरह खतरे की घंटी बजाई थी। यह सचमुच जानलेवा खतरे का एहसास था। जल्दबाजी में वह अंततः उसी रास्ते से मुख्य सम्मेलन स्थल से बाहर निकल गया जिससे वह अंदर आया था। दिन का उजाला और चारों ओर फैली घनी धुंध को देखकर, जिसने उसकी इंद्रियों को भी स्तब्ध कर दिया था, उसे राहत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन फिर भी वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने रुयुए की कमर पकड़ ली और अपना शरीर घुमाते हुए बाल एक तेज गति से आती हुई वस्तु से बच गया। इसका प्रभाव पास के एक पेड़ के तने पर पड़ा, जिससे वह पल भर में गलकर सूखकर एक मुरझाया हुआ खोखला ढांचा बन गया। यह दृश्य देखकर रुयुए का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। अब तक वह इतनी भ्रमित थी कि खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। वह बस हालात के प्रवाह में बह गई थी, लेकिन उन्हें इस तरह निशाना बनते देख वह होश में आ सकी। आखिर वो कर क्या रही थी? शायद पहले हुए खूनी मंजर ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था, लेकिन ये कोई बहाना नहीं था। डेमियन ने उसे बोझ बनाकर ही उन्हें यहां तक पहुंचाया था, इसलिए अब उसके लिए चुपचाप बैठे रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह उसकी पकड़ से निकलकर सतर्क भाव से अपराधी की तलाश में आसपास के वातावरण को देखने लगी। स्विश! उसकी उंगलियों से नीली आग की एक पतली सी लपट निकली जो उसके सामने हवा में जा रही थी, और आश्चर्यजनक रूप से कुछ सुइयां उसमें फंस गईं और पिघल गईं। लेकिन क्या यही अंत था? इसके बाद कई गुप्त हमले हुए जिन्होंने दोनों को चारों ओर से घेर लिया। वे लगातार बचाव करते रहे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे नुकसान में थे। उन्हें जवाबी हमला करने का कोई अवसर नहीं मिला। हवा में तलवारें उड़ने लगीं और वातावरण में जहर की गंध फैल गई। दागे जा रहे हथियारों की भारी मात्रा किसी भी सामान्य साधक को भयभीत करने के लिए काफी थी। लेकिन जिस अचानक से यह हमला शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक से यह रुक भी गया। उनके चारों ओर घने जंगल के धुंधले वातावरण से 8 आकृतियां उभरी। चूंकि दोनों लक्ष्य स्पष्ट रूप से छुपकर किए जाने वाले हमलों के प्रति संवेदनशील नहीं थे, इसलिए आमने सामने की मुठभेड़ ही सबसे अच्छा विकल्प था। तुम कौन हो? डेमियन गुर्राया। उसके मन में पहले से ही कुछ शंकाएं थीं और उसे उनसे जवाब की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उसे किसी तरह समय बिताना था। उनकी आभा पूरी तरह छिपी हुई थी, लेकिन वे उसकी नजर से नहीं छिप सके। 8 में से 6 आकृतियां उच्च स्तरीय तृतीय श्रेणी की थीं, जबकि सबसे आगे की 2 आकृतियां अपनी श्रेणी के शिखर पर थीं, शायद पदोन्नति के कगार पर भी। और उनके चारों ओर मौजूद ऊर्जा की सघनता से डेमियन को पूरा यकीन था कि वे कमजोर नहीं थे। शायद अगर वह एपिरॉन पर होता तो इतने सारे विरोधियों के सामने उसके पास थोड़ी बहुत संभावना होती, लेकिन यहाँ स्थिति अलग थी। उसे हाल ही में दोनों दुनियाओं की ताकत में अंतर का एहसास हुआ था, इसलिए वह इस समय अत्यंत सतर्क था। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके पास उन्हें हराने का कोई मौका नहीं है। गलती मत करना। एक मृत व्यक्ति को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती। मैं बस एक ही बात कहूंगा, तुम्हें इस बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि तुमने हमारे स्वामी को नाराज किया है। बीच में खड़े लबादा उड़े हुए व्यक्ति की आवाज बदली हुई सी आई। डेमियन को आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उसे कोई प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं हुआ। उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। उसने रुयुए की ओर देखा और पाया कि उसकी निगाहें भी उस पर टिकी हुई थी। उसे अपने इरादों को समझने के लिए रुयुए को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी।
उनके कार्यों में कोई झिझक नहीं थी। तेजी से मुड़कर वे अपने विरोधियों से दूरी बनाने की उम्मीद में ब्लडस्टोन नदी के किनारे दौड़ पड़े। डेमियन ने पहले जंगल से भागने के बारे में सोचा, लेकिन फिलहाल यह एक व्यवहारिक विकल्प नहीं था, बल्कि मायावी भ्रम का पर्दा ही इस स्थिति में उसकी मदद कर सकता था। हालांकि भागने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। वे नदी के किनारे किनारे या तो एक दिशा में जा सकते थे या दूसरी दिशा में, क्योंकि नदी और जंगल के किनारे के बीच की दूरी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वे भाग सके। आठों परछाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। हालांकि उनके स्वामी ने उन्हें मारने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने उस गति पर कोई टिप्पणी नहीं की थी जिस गति से उन्होंने ऐसा किया था। और अपने प्रभु को जानते हुए वह छोटी से छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते थे। वह कभी भी कोई ऐसी बात नहीं छोड़ते थे जो कहीं जानी आवश्यक हो। इस बिंदु पर वे केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। उनका स्वामी चाहता था कि लक्षित व्यक्ति को कष्ट सहना पड़े। लक्षित व्यक्ति को मुड़कर भागते हुए देखकर उन्होंने सोचा कि यह बिल्कुल सही अवसर है। महज एक नजर में ही परछाइयों ने अपनी योजना को अंजाम दे दिया। उनकी आकृतियां अंधेरे की लकीरों में बदल गईं और फैल गईं, परछाइयों में घुल मिल गईं और अपने शिकार का पीछा करने लगी। यह स्थिति कई साल पहले डेमियन की एक खास भेड़िए के साथ हुई मुठभेड़ से भयावह रूप से मिलती जुलती थी, हालांकि इस बार खतरा कई गुना बढ़ गया था। अंधकार का सागर ब्लडस्टोन नदी के किनारे लगे पेड़ों के घने जाल से होते हुए जब डेमियन तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो उसे अपने पीछे और दोनों ओर बस यही सब दिखाई दे रहा था। काले लबादे पहने 6 आकृतियां लगातार उसके पीछे पीछे चल रही थीं, जिससे आसपास के वातावरण पर उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वह बस दांत पीसकर आगे बढ़ता रहा और लगातार यह सुनिश्चित करता रहा कि रुयुए उसकी गति का अनुसरण कर रही है। और सौभाग्य से रुयुए गति के मामले में पीछे नहीं लग रही थी। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे कितनी देर से भाग रहे थे, लेकिन समय चाहे जो भी हो, वे उन नकाबपोश लोगों के चंगुल से बच निकलने में असमर्थ रहे थे। अंधकार का वह सागर जो धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था, इस बात का प्रमाण था। धिक्कार है, आसपास के क्षेत्र पर लगाया गया स्थानिक अवरोध अभी भी प्रभावी था। सम्मेलन के मूल स्थान से वह चाहे कितनी भी दूर चला जाए, उसकी मुख्य शक्ति अवरुद्ध ही रहती थी। यह स्पष्ट था कि यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि इसमें किसी संगठित समूह की भूमिका रही होगी। लेकिन इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था। उसका ध्यान केवल इसी बात पर केंद्रित था कि टेलीपोर्टेशन संभव ही नहीं था। बिजली कड़की और उनके पीछे आग की लपटों के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि डेमियन और रुयुए पूरी गति से आगे बढ़े। उन्हें दिशा का एकमात्र संकेत उनके बगल में बहने वाली नदी से ही मिलता था। आसपास के अंधेरे से हजारों काली लताएं निकली और नंगी आंखों से न देखी जा सकने वाली गति से दोनों की ओर बढ़ने लगी। जिन पेड़ों को उन्होंने छुआ, वे सूखकर धूल बन गए और जमीन पर उनके प्रभाव से दरारें पड़ गईं। डेमियन के शरीर से बिजली फूट पड़ी, क्योंकि वह लगातार अपनी ओर आती हुई लताओं से बचने की कोशिश कर रहा था। इसने अपने आसपास की हर चीज को जला दिया, लेकिन वह उन सभी को रोक नहीं पाया। सौभाग्य से वह अकेला नहीं था। धधकती नीली लपटों ने अपने संपर्क में आने वाली हवा को भी प्रज्वलित कर दिया और बढ़ते हुए अंधेरे को पीछे धकेल दिया। किसी भी अन्य परिस्थिति में दोनों को भागने में कोई समस्या नहीं होती। हालांकि इस बार उनकी संख्या बहुत कम थी। अंधकार की हर एक शाखा के नष्ट होने पर 10 और शाखाएं उभरकर उन पर हमला कर देती, और हर 10 के बदले 100 और शाखाएं। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। इस परिस्थिति में अगर डेमियन किसी एक चीज के लिए आभारी हो सकता था, तो वह था मायावी भ्रम का पर्दा जो हमेशा जंगल को सुशोभित रखता था। घूंघट ने उनकी चेतना को काफी हद तक सीमित कर दिया था और उनके विचारों को भी थोड़ा बाधित किया था, जिससे दोनों को थोड़ी सी छूट मिल गई थी। अन्यथा उनका पीछा करने वाले उन्हें बहुत पहले ही पकड़ चुके होते। हालांकि थोड़ी सी छूट पर्याप्त नहीं थी। अंधेरा जल्द ही उन पर छा गया और घास के मैदान को काला कर दिया। अंधकार की लताएं तेजी से बढ़ने लगी और जल्द ही उनके साथ अन्य संरचनाएं भी जुड़ गईं जिन्होंने उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया। दोनों के आसपास के क्षेत्र में काले गोलों की बारिश होने लगी, जिससे उन्हें एक बार फिर रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी गति तेजी से धीमी होती गई, यहां तक कि वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। भागने के सभी रास्ते बंद हो गए थे। डेमियन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखने की पूरी कोशिश की, इस उम्मीद में कि उसे जरा सा भी मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसकी आंखें बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन इस स्थिति में वे लगभग बेकार थीं। वह भ्रमों को भेद सकता था, लेकिन यहाँ कोई भ्रम नहीं था। वह बढ़ती हुई परछाइयों में दुश्मन की आभा के कुछ अंश खोजने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह भी व्यर्थ था।
अंधकार का हर कण उनकी अपनी ही ऊर्जा से बना था और वे उसमें पूरी तरह से विलीन हो चुके थे। उन्हें अलग करना लगभग असंभव था। अगर वह शांत मन से विश्लेषण कर पाता तो शायद कुछ सटीक बात बता पाता, लेकिन दुश्मन ने उसे समय ही नहीं दिया। उसका ध्यान लगातार हो रहे हमलों की बौछार में लगा हुआ था। तलवारें, भाले, लताएं, गोलियां और अंधकार के कई अन्य मिश्रित रूप बिना रुके उस पर टूट पड़ रहे थे। उसने एक नजर बगल में डाली और महसूस किया कि रुयुए भी उससे कम नहीं थी। उसके शरीर से लगातार नीली ज्वाला की लहरें उठ रही थीं, जो उन्हें घेरने वाली अंधकार की लहरों से टकरा रही थी। उसके पीछे एक गहरे लाल रंग का चंद्रमा पहले ही प्रकट हो चुका था, जो उसकी ज्वालाओं को शक्ति प्रदान कर रहा था और चंद्र ऊर्जा को वायुमंडल में वितरित कर रहा था। यह बेहद निराशाजनक था। वे नकाबपोश आकृतियां चाहे जितना भी हमला करें, उन्होंने कभी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। 6 उच्च स्तरीय तृतीय श्रेणी के प्राणियों की संयुक्त शक्ति का मात्र इतना होना असंभव है। वे हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके पास यही एक स्पष्टीकरण था। मैं इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं? उन्हें इतने लंबे समय से ऐसी निराशाजनक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। या शायद ये कहना बेहतर होगा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। वह अत्यधिक अहंकारी हो गया था। उसे पूरा विश्वास था कि जब तक उसके पास स्थानिक आत्मीयता रहेगी, वह हमेशा खतरे से बच निकलने में सक्षम रहेगा। वार्प जैसी क्षमता ने उसके मन में इसी तरह की मानसिकता पैदा कर दी थी। लेकिन अब जब ये क्षमता और उसकी कई अन्य शक्तियां अवरुद्ध हो चुकी थीं, तो वह बलि का इंतजार कर रहे मेमने से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। यह अस्वीकार्य था। अगर उसे किसी और की सुविधा के लिए शिकार बनना ही था, तो इतने समय तक उसने किस बात का प्रशिक्षण लिया था? अगर वह अपनी शक्ति का उपयोग ही नहीं कर सकता, तो उस शक्ति का क्या फायदा? उसका क्रोध इतना तीव्र था कि उसे लगभग महसूस किया जा सकता था। क्या कोई उम्मीद नहीं थी? नहीं, जब तक दुश्मन उन्हें कम आंक रहा था, उनके पास मौका था। उसने बेपरवाही से अपनी तलवार चलाई, शैली या शालीनता की उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उसके शरीर को ढकने वाली काली बिजली लगातार तेज होती जा रही थी। उसने अपने हमले की तीव्रता बढ़ा दी, बिजली को अत्यधिक गर्म कर दिया और प्लाज्मा की विशाल किरणें जमीन पर टकराने लगी। उसे अपने चारों ओर फैली परछाइयों को पिघलाना पड़ा। आह! शांत जंगल में अचानक दर्द भरी चीख गूंज उठी। अपने शरीर पर नजर डालते हुए डेमियन को एहसास हुआ कि उसे बिना उसकी जानकारी के ही किसी धारदार हथियार से छेद दिया गया था। उसकी खतरे की आशंका सक्रिय नहीं हुई, न ही उसे अपने आसपास कोई हलचल महसूस हुई। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसके शरीर पर दर्जनों वार हुए, जिससे उसका खून हर दिशा में बहने लगा। क्या बकवास है! अगर उसे साधारण तलवार से चोट लगी होती, तो उसकी पुनर्जनन क्षमता उसे पहले ही ठीक कर लेती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने शरीर के अंदरूनी हिस्सों की त्वरित जांच की, और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। कोई बाहरी पदार्थ उसके रक्त में प्रवेश कर गया था और उसके शरीर को नष्ट कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ, 6 पीछा करने वाले, ये सही नहीं था। सम्मेलन से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले 8 नकाबपोश लोगों को देखा था। बाकी दोनों कहाँ चले गए थे? इससे पहले उसे इस बारे में सोचने का समय नहीं मिला था। लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में फंसने के बाद उसका दिमाग धीरे धीरे साफ हो गया। मैंने अपनी सतर्कता कम कर दी। उसने न केवल अपनी सतर्कता कम कर दी, बल्कि वह इतना संकीर्ण मानसिकता वाला हो गया था कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी विचार प्रक्रिया कितनी त्रुटिपूर्ण थी। स्थानिक अवरोध, निश्चित रूप से यह उसकी क्षमताओं में बाधा डाल सकता था, लेकिन क्या वह पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया था? उसके शरीर में जहर की जलन हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर से दागा जा रहा हो। लेकिन इस दर्द ने उसके उलझे हुए दिमाग को साफ कर दिया था। असंख्य भ्रमों का पर्दा, इसे ये नाम क्यों दिया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य, जिसके कारण कई लोगों ने मात्र धुंध के कारण अपनी जान गंवाई थी, क्या यह उनके दिमाग से खिलवाड़ करने के कारण नहीं था? मैं एक मूर्ख हूं। अपनी यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक उसने लगातार खुद को बेहतर बनाया था, लेकिन उसने हमेशा अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने की उपेक्षा की। उसे लगता था कि अब तक उसने जो इच्छाशक्ति विकसित की है, वही काफी है। लेकिन गांव में पहले हुई घटनाओं और अब घट रही घटनाओं ने उसे स्पष्ट रूप से दिखा दिया था कि उसमें किसी चीज की कमी थी। उसमें रणनीति बनाने की सूझबूझ नहीं थी। उसमें तुरंत कोई नया विचार लाने की क्षमता भी नहीं थी। इसके बजाय वह एक कोने में धकेल दिया गया और उलझन में पड़ गया, जिसके चलते वह इस स्थिति में पहुंच गया। अब और नहीं, वह अब और इतनी एकतरफा हार बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। उसने ज़ारा को अपनी परछाई से बाहर आकर अपनी रक्षा करने के लिए बुलाया।
अब तक तो उसे यही लगता था कि दुश्मन उसकी छाया शक्ति को दबा देंगे। उसे यही लगता था कि वह सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगी। लेकिन वह किसे बेवकूफ बना रहा था। यह उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। अगर इन दुश्मनों के खिलाफ उसके पास कोई फायदा था तो वह ज़ारा थी। उसकी सुरक्षा के कारण वह ठीक से ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। उसकी नसों में हो रही जलन धीरे धीरे कम हो गई। उसे केवल अपने दिल की हल्की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। दिव्य सत्ता। उसके दिमाग में तरह तरह के दृश्य उमड़ रहे थे। आग की लपटें नाच रही थी, जमीन जम रही थी, बिजली कड़क रही थी और हवाएं जोर से चल रही थी। लेकिन ये सब महज एक भ्रम था। ऐसे दृश्य सिर्फ डेमियन ही देख सकता था। अंत में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने इस चाल का इस्तेमाल आखिरी बार कब किया था? हालांकि इसे बनाते समय वह बहुत उत्साहित था, लेकिन अब तक वह इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। उसकी आंखें एक बार फिर खुली, जिनमें लड़ने का जज्बा और जान से मारने का इरादा साफ झलक रहा था। और बिना किसी झिझक के उसने अपना मुंह खोला। स्टारफॉल। जिस चाल का इस्तेमाल उसने कभी जिन की हत्या करने के लिए किया था, वह एक बार फिर सामने आ गई थी। हालांकि ये पहले जैसा नहीं था। इस बार डेमियन ने अपने दिव्य अधिकार के साथ हमले को अंजाम दिया था, जिससे इसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। बूम। चल रहे युद्ध से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर वातावरण कांच की तरह चकनाचूर हो गया और ढह गया, जिससे उसके स्थान पर केवल एक अनंत शून्य रह गया। और उस शून्य से एक विशाल उल्कापिंड जमीन की ओर तेजी से गिरा। नए वातावरण से उसकी गति में जरा भी बाधा नहीं आई। हालांकि घर्षण के कारण उल्कापिंड के चारों ओर आग की लपटें फैल गईं, लेकिन इससे उसकी विनाशकारी शक्ति में ही वृद्धि हुई। आसपास का इलाका धधकती चट्टान की भीषण गर्मी की चपेट में आ गया था। भले ही असंख्य भ्रमों का आवरण उनकी दृष्टि से आने वाले खतरे को छिपाए हुए था, लेकिन कोई भी समझदार साधक इस बात से भलीभांति अवगत होता कि कुछ गड़बड़ है। और यहाँ तक कि असंख्य भ्रमों का आवरण भी आने वाले उल्कापिंड के दबाव को बहुत लंबे समय तक सहन नहीं कर सका। आखिरकार वे अभी भी 3020 माउंटेन रेंज के बाहरी इलाके में थे, जहां आवरण की ताकत उतनी अच्छी नहीं थी। जंगल को ढकने वाला निरंतर कोहरा हवा के साथ साथ गायब हो गया, जिससे एक चमकदार सूरज और प्रकाश की एक लकीर दिखाई दी जो उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। सूर्य स्वयं छाया से संबंधित किसी भी तत्व के लिए एक बड़ी कमजोरी था, क्योंकि यह निर्धारित प्रभाव क्षेत्र पर अतिक्रमण करता था। वे नकाबपोश आकृतियां अब स्थिर नहीं रह सकी। उनका ध्यान नए खतरे पर केंद्रित हो गया और उन्होंने अंधकार के अस्थिर गोले बनाकर उल्कापिंड की ओर दागने शुरू कर दिए। लेकिन तमाम ताकतों के हमले और उसे तोड़ देने की धमकी के बावजूद उल्कापिंड मजबूती से टिका रहा। यह इसकी अंतर्निहित रक्षात्मक क्षमता या डेमियन के काम की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसमें बाहरी मदद का हाथ था। चंद्रमा देवी का आशीर्वाद। रुयुए की धीमी आवाज उसके आसपास के लोगों ने नहीं सुनी, लेकिन उसका असर फिर भी बरकरार रहा। उसके पीछे खड़ा विशाल रक्तचंद्र चंद्रमा चंद्र ऊर्जा की भारी नदियों में संकुचित हो गया, जो उल्कापिंड की ओर बढ़ी और उसमें विलीन हो गई। इसका घनत्व काफी हद तक बढ़ गया था। इसके शरीर के चारों ओर की ज्वालाएं नीले रंग की हो गई थी और इसने एक रक्षात्मक गुण प्राप्त कर लिया था, जिससे ये नकाबपोश आकृतियों के हमले का सामना कर सके। जमीन पर ज़ारा लगातार अपनी छाया शक्ति से अंधकार की लताओं पर आक्रमण कर रही थी, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। साथ ही वह बर्फ का इस्तेमाल करके जमीन को जमा रही थी ताकि दुश्मन नया क्षेत्र स्थापित न कर सके। डेमियन भी निष्क्रिय नहीं बैठा रहा। अब जब उसका दिमाग साफ हो चुका था, तो वह जवाबी हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसकी हथेली पर सूर्य की अग्नि प्रज्वलित हुई और हवा में फैलते हुए वनस्पतियों को आग लगा दी। प्लाज्मा की तीव्र किरणें उसके पास आने वाली किसी भी छाया को भेद कर उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। उसकी तलवारबाजी और वेक्टर नियंत्रण अभी भी अनुपयोगी थे, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके पास हथियारों का एक विशाल भंडार था, जिसका उसने शायद ही कभी इस्तेमाल किया हो और हमेशा केवल सबसे कच्चे तरीकों का ही प्रदर्शन किया था। अंतरिक्ष के बारे में उनकी समझ असाधारण स्तर तक पहुंच चुकी थी। अन्यथा उनके पास आयामी जादू जैसी शक्ति कैसे हो सकती थी? बात बस इतनी है कि उनका ज्ञान इतना व्यापक नहीं था कि वे अपने सीखे हुए ज्ञान का पूरा उपयोग कर सकें। लेकिन इस समय वह बेहद गुस्से में था। वह अपनी कुंठा को दुश्मन पर ऐसे भीषण हमले के जरिए निकाल रहा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी दिव्य आभा ने उनके शरीर को घेर लिया और उनकी चेतना जंगल के उस हिस्से में निर्बाध रूप से फैल गई जहां असंख्य भ्रमों का पर्दा जलकर राख हो गया था। उसने अपने आसपास के स्थान पर अपनी इच्छाशक्ति का प्रयोग किया, स्थानिक अवरोधन के गुणों को समझने के साथ साथ वातावरण पर अपना अधिकार स्थापित करने के प्रयास में अपनी चेतना का उपयोग किया।
इस तरह की तमाम बाधाओं के चलते दुश्मन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो गए और इस बार उन्हें रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि इन सब के बावजूद डेमियन सुरक्षित नहीं था। उसके शरीर में फैल रहा जहर लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पुनर्जीवन शक्ति इसका मुकाबला कर रही थी। फिर भी यह इसे पूरी तरह से रोक नहीं सका, केवल इसे दबा सका। और चूंकि उसकी पुनर्जनन प्रक्रिया उसके आंतरिक शरीर की रक्षा पर केंद्रित थी, इसलिए उसके बाहरी घाव और भी खराब हो गए। दांत पीसते हुए उसने अपनी बिजली को एक बार फिर से आकार लेने दिया और उसका उपयोग अपने घावों को जलाने और उन्हें कृत्रिम रूप से बंद करने के लिए किया, जिससे समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई। अब बस 2 अनदेखे प्रतिद्वंद्वी ही बचे थे जो अभी भी अंधेरे में छिपे हुए थे। यह स्पष्ट हो चुका था कि उनकी क्षमता अपने साथियों की तुलना में कहीं अधिक थी, लेकिन डेमियन को अभी उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। भागने का मौका ठीक उसके सामने था। ज़ारा भेड़िया उसके मन की बात को स्पष्ट रूप से समझ सकता था, इसलिए उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसका शरीर अचानक हिल गया और वह उसके नीचे आ गई, जिससे वह उसकी पीठ पर आ गया। अगले ही पल रुयुए भी वहीं आ गई। उसकी हालत देखकर डेमियन को थोड़ा दुख हुआ। डेथ सीड उसी के पास था, इसलिए उसे उनके खिलाफ होने वाले हमले का पूरा भार उठाना पड़ा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पूरी तरह से खतरे से बाहर थी। उसके शरीर पर कई जगह कट और घाव थे और उसके कपड़ों के कई हिस्से फटे हुए और खून से लथपथ थे। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। आगे आने वाली लड़ाई पर ध्यान दो, उसने डेमियन की निगाहें देखकर कहा, लेकिन उसका पीला और थका हुआ चेहरा उसकी आंखों में छिपे दृढ़ विश्वास को जाहिर कर रहा था। उसकी इस हालत ने डेमियन के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। ज़ारा ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाने के बाद जरा भी देर नहीं की। उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और जंगल में तेजी से उड़ान भर ली। वे अब भी खतरे में थे। आकाश के रास्ते जंगल से बाहर निकलना कभी भी एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था, क्योंकि मायावी भ्रम का पर्दा लगातार खुद की मरम्मत करने का प्रयास कर रहा था। ज़ारा अंधेरे के धूमकेतु की तरह पेड़ों के भूलभुलैया से होकर गुजरी, कुशलता से सभी बाधाओं से बचते हुए वह बिना किसी गंतव्य के आगे बढ़ती रही, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। अगर वे अपनी मूल स्थिति से काफी दूर निकल जाते तो आखिरकार वे स्पेशियल लॉक से बाहर निकल जाते और उस बिंदु पर उनका सफर आसान हो जाता। बूम! उनके पीछे से एक जोरदार धमाका और धूल का बादल दिखाई दिया, जब उल्कापिंड अंततः उनके पूर्व स्थान पर आकर गिरा। पिछली घटनाएं इतनी तेजी से घटी थी कि प्रतिक्रिया में इतनी देरी हो गई। वे पहले ही पर्दे के भीतर काफी दूर चले गए थे। डेमियन ने अपना सिर आधा घुमाया और घूंघट के पार देखने की कोशिश की। मुझे आश्चर्य है कि क्या इससे कोई नुकसान हुआ होगा। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वे जीवित रहें या न रहें, वह आज का कर्ज नहीं भूलेगा। इस बदले का 100 गुना बदला जरूर लिया जाएगा। ग्रहणकारी छाया संप्रदाय, मैं अभी और यही शपथ लेता हूं कि एक दिन मैं इसे पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। तेजी से बदलते दृश्यों पर नजर रखते हुए डेमियन ने अचानक देखा कि ब्लडस्टोन नदी अब दिखाई नहीं दे रही थी, और अपनी सीमित चेतना के कारण वह ये नहीं बता सकता था कि वे उससे कितनी दूर चले गए हैं। सौभाग्यवश उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। दरअसल यह एक झिलमिलाती पारदर्शी दीवार थी जो अवरोध के किनारे को चिन्हित कर रही थी। यह संरचना विशेष रूप से अंतरिक्ष को अवरुद्ध करने के लिए बनाई गई थी। यदि यह इतने विशाल और भयावह स्तर पर स्थानिक अवरोध उत्पन्न करने में सक्षम थी, तो इसके अनेक प्रभाव होना असंभव था, इसलिए वह इस बात को लेकर आश्वस्त था। इसका अर्थ यह था कि अब जब उन्हें इसका अंत मिल गया था, तो उन्हें इसके क्षेत्र से बाहर निकलने में कोई बाधा नहीं आएगी। डेमियन के आदेश पर ज़ारा बिना किसी झिझक के तेजी से आगे बढ़ी। जैसे ही वे उस दीवार को पार करेंगे, वे अपने बचाव मंत्रों को सक्रिय कर लेंगे और सीधे आकाशीय तारा महल में वापस पहुंच जाएंगे। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। अपने गंतव्य से कुछ ही मीटर दूर एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई और एक बार फिर अंधकार की दुनिया उन पर छा गई। लेकिन इस बार इसमें कुछ मौलिक रूप से अलग था। यह एक डोमेन है, रुयुए ने थकी हुई निगाहों से चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की। यह जानकर डेमियन की आंखें चौड़ी हो गईं। अब तक उसने केवल रोज का मायावी सिंहासन ही देखा था, लेकिन वह उनकी शक्ति से भलीभांति परिचित था। लेकिन डोमेन बनाने की मूल अवधारणा उसके लिए अपरिचित नहीं थी, क्योंकि यह तब भी प्रकट होती थी जब जादूगर अंतरिक्ष पर अपनी इच्छा थोपता था। लेकिन अगर दुश्मन ऐसा कर सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि? डेमियन मुस्कुराया। उसे इस समय जो महसूस हो रहा था, उससे बेहतर एहसास की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था।
उसने अपने शरीर पर मौजूद गहरे घावों और शरीर में रिस रहे जहर को नजरअंदाज कर दिया। उसने खतरे की उस अनुभूति को नजरअंदाज कर दिया जो सुरक्षा के कितने भी करीब होने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। आगे बढ़ो, उसने आदेश दिया। ज़ारा को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने बेतहाशा तेजी से अपनी गति बढ़ा दी। डेमियन ने अपना हाथ हवा में उठाया और मानो किसी सेना को आदेश दे रहा हो, उसे एक बार फिर नीचे गिरा दिया। स्थानिक पतन। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपनी सारी ऊर्जा इस कौशल में लगा दी और पिछली बार की तरह एक विशाल ब्लैक होल बनाने के बजाय उसने एक अलग तरीका अपनाया। 1, 2, 5, 10 कुल 15 भावर छाया क्षेत्र में प्रकट हुए, जिससे आसपास की ऊर्जा में अराजकता फैल गई। अंतरिक्ष मुड़कर बिखर गया और अनगिनत घूमते हुए द्वार बन गए जो शून्य में प्रवेश करते थे और सब कुछ निगल जाने की धमकी दे रहे थे। इससे पहले कि उस क्षेत्र के स्वामी को हमला करने का मौका मिलता, उसकी पूरी सत्ता लुप्त हो गई। वह इलाका बिना किसी अप्रत्याशित घटना के बिखर गया और ज़ारा विजयी होकर उस नकाबपोश आकृति के पास से गुजर गई जो उसके पीछे प्रकट हुई थी। रुयुए ने अपना हाथ उठाया और अपनी आंखों में घृणा लिए उस नग्न आकृति की ओर इशारा किया। मिटा दो। यिन एक दिलचस्प तत्व था। अंधकार, ठंड और सभी नकारात्मक तत्वों को यिन प्रकृति वाली शक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसी कारण यिन तत्व की मुख्य शक्ति और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता नकारात्मकता को दूर करने की क्षमता थी। ऐसी क्षमता का उपयोग आमतौर पर हमलों या बल को बेअसर करने के लिए किया जाता है, लेकिन रुयुए ने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। आज वह अस्तित्व को ही मिटाने जा रही थी। मिटाने की शक्ति उसके शरीर से निकलकर उस नकाबपोश आकृति पर असर डालने लगी, जो अपने क्षेत्र के विनाश के कारण अभी भी स्तब्ध थी। और चीखने की भी शक्ति के बिना वह आकृति गायब हो गई। उसका अस्तित्व उसी व्यक्ति द्वारा नकार दिया गया जिसे नष्ट करने का उसे कार्य सौंपा गया था। रास्ते में कोई बाधा न होने के कारण तीनों सफलतापूर्वक उस जगमगाते अवरोध को पार कर गए और जल्द ही उनका स्वागत सूर्य की चकाचौंध कर देने वाली किरणों ने किया। चाहे यह संयोग हो या योजना, उस अवरोध से उनका निकलना ही मायावी भ्रम के पर्दे से उनका निकलना था। लेकिन वे इस घटनाक्रम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आखिरकार उनके ठीक सामने एक खूबसूरत पर्वत श्रृंखला थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। यह एक ऐसी पर्वत श्रृंखला थी जिससे आज तक कोई भी इंसान अपनी जान बचाकर नहीं निकल पाया था। वे किसी तरह 3000 बीस्ट माउंटेन रेंज में ही पहुंच गए थे। बादलों को चीरते हुए विशाल पर्वत श्रृंखलाएं आसमान को भी चुनौती देने की क्षमता रखती थी। कुल 50 पर्वतों में से केवल 5 ही इस समय दिखाई दे रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी 5 पर्वत बाहरी दुनिया में अद्वितीय माने जा सकते थे। हर पर्वत अपने आप में एक अलग पर्यावास और पारिस्थितिकी तंत्र समेटे हुए प्रतीत होता था, जो स्थान के अनुसार पूरी तरह भिन्न होता था। कुछ क्षेत्र झुलसा देने वाले रेगिस्तान थे तो कुछ उफनते टुंड्रा। यह सब अप्रत्याशित लगता था, लेकिन इसमें एक ऐसा संतुलन था जिसकी प्रशंसा किए बिना रहा नहीं जा सकता था। कई पुरुषों की संयुक्त चौड़ाई से भी अधिक मोटे तनों वाले सुंदर वृक्ष शाश्वत परिदृश्य के बीच गर्व से खड़े थे, जो प्राचीनता और ज्ञान की आभा बिखेर रहे थे। जमीन तरह तरह के पौधों से ढकी हुई थी, जिनमें खूबसूरत चमकीले फूलों से लेकर आम घास तक शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश ये भी एक भारीपन का एहसास करा रहे थे। एक अविभाजित जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था, जो उस अलौकिक वातावरण में एक अनियंत्रित बर्बरता का भाव जोड़ रहा था। और इन सबको घेरे हुए घने कोहरे की एक दीवार थी जिसने आसमान को ढक लिया था, जिसे मायावी भ्रम का पर्दा कहा जाता था। आश्चर्यजनक रूप से इस पर्दे ने आंतरिक वातावरण को जरा भी बाधित नहीं किया। यह आसपास के जंगल के किनारे पर ही रुक गया, मानो स्वयं स्वर्ग द्वारा स्थापित एक रक्षात्मक तंत्र हो। धुंधला सा था, लेकिन एक आखिरी उल्लेखनीय दृश्य था जो डेमियन को दिखाई दे रहा था। क्षितिज पर एक विशाल वृक्ष था जो आसपास के अन्य वृक्षों से अतुलनीय था। इसकी शाखाएं ही कई किलोमीटर तक फैली हुई थीं। इसकी छतरी अनंत क्षेत्र को शाश्वत छाया में समेटे हुए थी, और इससे निकलने वाली जीवन की आभा को उस वातावरण के बाहरी किनारों पर भी महसूस किया जा सकता था जहां डेमियन और रुयुए इस समय खड़े थे। लेकिन इनमें से किसी भी विशेषता को वृक्ष की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि नहीं कहा जा सकता। यह सम्मान तो उसके विशाल आकार के लिए ही था। वास्तव में विशाल ही एकमात्र शब्द था जो इस विशाल वृक्ष की चौड़ाई और ऊंचाई का वर्णन करने के लिए उपयुक्त था, जो आकाश को चुनौती देने की होड़ में आसपास के पहाड़ों से भी आगे था। तो यह है 3000 बीस्ट माउंटेन रेंज, डेमियन ने विस्मय से टिप्पणी की। रुयुए ने अनमने ढंग से अपना सिर हिलाया। वह आसपास के नजारों को निहारने में इतनी मग्न थी कि उसके शब्दों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। ज़ारा, जिसे आमतौर पर ऐसी नई चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी, भी दंग रह गई।
उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि डेमियन के साथ उसकी यात्राओं ने उसे दूर दूर तक घुमाया था, फिर भी ऐसी शुद्ध प्राकृतिक सुंदरता उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। अब उसकी भावनाएं उसे उस समय की याद दिला रही थी जब वह भोली भाली थी और बात करने में असमर्थ थी, जब वह पहली बार डेमियन के साथ कालकोठरी से बाहर निकली थी। उस समय वे एक साधारण जंगल में उतरे थे, लेकिन वह उनके लिए एक अमर झरने जैसा प्रतीत हुआ था। लेकिन इस बार वे सचमुच एक ऐसी जगह पर थे जिसे भव्य कहना उचित था। कम से कम वातावरण से तो यही संकेत मिलता प्रतीत होता था। लेकिन डेमियन को अपनी तंद्रा से बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही उसे होश आया, उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई। जो कुछ वह देख रहा था, उसे देखकर वह कांप उठा। उसकी जागरूकता, चाहे उसका दायरा कितना भी बढ़ गया हो, आसपास के वातावरण के केवल न्यूनतम हिस्से को ही कवर कर सकती थी। वह आसपास के किसी भी पहाड़ तक नहीं पहुंच सका, जो उस क्षेत्र के विशाल आकार का प्रमाण था। लेकिन पर्वत श्रृंखला की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। वह इसके संपूर्ण स्वरूप पर टिप्पणी नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी भी वह इसके कुल आकार का केवल 1/10वां हिस्सा ही देख पा रहा था, लेकिन यह एक प्रारंभिक धारणा बनाने के लिए पर्याप्त था। असंख्य जानवर जमीन पर उमड़ पड़े और अपनी मौजूदगी से उस बेकाबू जंगल को भर दिया। उन हजारों जानवरों में सैकड़ों, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा तीसरे दर्जे के जानवर थे। जाहिर है वे उस पर्वतीय श्रृंखला में काफी आम थे। हालांकि यह उम्मीद के मुताबिक ही था। इस पर्वत श्रृंखला की ख्याति इसमें निवास करने वाले 3000 दानव राजाओं की अफवाहों से उपजी थी। इतनी बड़ी संख्या में शक्तिशाली प्राणियों का उदय इस तरह की प्रतिस्पर्धा के बिना संभव नहीं था। ये दरिंदे हर समय एक दूसरे के दुश्मन बने रहते थे। अभी भी डेमियन की जानकारी के दायरे में कई लड़ाइयां और झड़पें चल रही थीं। सुंदरता और क्रूरता का सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। यह संतुलन या यिन और यांग का एक प्राकृतिक प्रतीक है। वह खुद को भाग्यशाली ही मान सकता था कि वहां इतने सारे जानवर मौजूद थे, क्योंकि अगर गतिविधि की मात्रा इससे कम होती तो इलाके की इतनी व्यापक जांच आसानी से उसकी पहचान कर ली जाती और उसका पता लगा लिया जाता। न तो वह और न ही रुयुए इन राक्षसों से लड़ने की हालत में थे। उसे अभी भी अपने खून में फैले जहर से निपटना था, साथ ही अपने अंतिम हमले में खर्च हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना था। रुयुए की बात करें तो हालांकि उसकी चोटें उतनी गंभीर नहीं थीं, लेकिन उसमें उसकी तरह अद्भुत पुनर्जीवन क्षमता नहीं थी और उसे उपचार की गोलियां लेने और स्वस्थ होने के लिए समय चाहिए था। इस समय केवल ज़ारा ही ऐसी थी जिसमें पर्याप्त ताकत थी, और हालांकि इस तरह की जगह उसके लिए एकदम सही थी, लेकिन यह ऐसी जगह नहीं थी जहां वह बिना सावधानी के इतरा सके। तीनों को सबसे पहले रहने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। तब तक वे खुले में थे और खतरनाक वातावरण और हिंसक जानवरों के हमले के लिए पूरी तरह असुरक्षित थे। उन तीनों में से कोई भी चौथे दर्जे के जानवर के लिए बढ़िया भोजन साबित हो सकता था। ज़ारा तुरंत चल पड़ी। उसने अपनी मौजूदगी को यथासंभव छिपाए रखा, लेकिन किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा करने से केवल ध्यान ही आकर्षित होता। इसके बजाय उसने अपने शरीर और पंखों की प्राकृतिक शक्ति का उपयोग करते हुए चुपचाप उन्हें आगे बढ़ाया और तेजी से आगे बढ़ती हुई जमीन को पार कर गई। डेमियन और रुयुए पूरी बातचीत के दौरान चुप रहे। पिछली लड़ाई से लेकर डेथ सीड और भागने की योजना तक चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन दोनों में से कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं था। तत्काल खतरा टल जाने के साथ ही उनके शरीर में एड्रेनालाइन का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा था, जिससे उन्हें अपनी चोटों के कारण होने वाले वास्तविक दर्द का एहसास हो रहा था। सौभाग्यवश ज़ारा को डेरा डालने के लिए एक एकांत गुफा ढूंढने में कुछ ही घंटे लगे। गुफा घनी लताओं और झाड़ियों से आंशिक रूप से ढकी हुई थी, जिससे वह लगभग अदृश्य थी। इसका पता लगाने के लिए अन्य प्रकार के खोज तरीकों का इस्तेमाल करना ही एकमात्र उपाय था, लेकिन यह एक अस्थायी समाधान के लिए पर्याप्त था। गुफा के अंदर पहुंचकर डेमियन और रुयुए ज़ारा की पीठ से उतरे और दीवार के सहारे बैठ गए और अपने स्वयं के साधनों का उपयोग करके उपचार शुरू किया। डेमियन ने अपना ध्यान स्वयं पर केंद्रित किया। जहर का फैलाव बहुत तेज नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ था क्योंकि बाहरी कारकों के कारण उसकी पुनर्जनन क्षमता बाधित हो रही थी। उस दृश्य को देखकर उसने हल्की सी आह भरी। अब तक उसके शरीर में किसी भी बाहरी आक्रमण को उसकी शून्य शारीरिक शक्ति ने तुरंत रोक दिया था। इससे उसके मन में ये धारणा बैठ गई थी कि उसका आंतरिक शरीर इस तरह के हमले से हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब वह जानता था कि यह महज एक कोरी कल्पना थी। इसके पीछे के सिद्धांत को समझना वास्तव में कठिन नहीं था। अब तक हुए सभी विदेशी आक्रमण ऊर्जा पर आधारित थे।
चाहे वह विकास के माध्यम से हो या फिर सम्मेलन के रास्ते में एल्डर बाबा के निवास से आने वाली विदेशी ऊर्जा के माध्यम से। यह हमेशा से ही शक्ति का मामला था। हालांकि अब उसके शरीर में मौजूद जहर अलग था। उसने अपनी चेतना से शरीर का गहन परीक्षण करके यह बात समझ ली थी। यह जहर पूरी तरह प्राकृतिक था, जिसे रसायन शास्त्र की तरह जड़ी बूटियों और पौधों से बनाया गया था। इस तरह का जहर उसके शून्य शरीर को बिल्कुल भी सचेत नहीं करेगा, क्योंकि यह उस पर हमला करने के लिए किसी बाहरी माना का उपयोग नहीं करता है। चूंकि उसकी पुनर्जनन प्रक्रिया इतने समय से निष्क्रिय रूप से विष से लड़ रही थी, इसलिए वह एक गतिरोध में फंसी हुई थी, न तो आगे बढ़ पा रही थी और न ही पीछे हटना चाहती थी। लेकिन उसके सचेत प्रयास से इसे बाहर निकालना अपेक्षाकृत आसान हो गया। विकास के इन वर्षों के बाद उसे अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो चुका था, इसलिए रक्त से विष को अलग करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। उसने विष को अपने हाथ के एक बिंदु पर केंद्रित किया और उसे जमा दिया। अगला कदम सबसे सरल लेकिन सबसे कष्टदायक था। जमे हुए तरल पदार्थ को लेकर उसने उसे अपनी त्वचा के माध्यम से धकेला और रोमछिद्रों के माध्यम से उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। धत्तेरे की, उसने दांत पीसते हुए गाली दी ताकि वह चीख न उठे। शायद उसका विचार मूर्खतापूर्ण था, लेकिन वह शुरू से ही लापरवाह स्वभाव का था। यही सबसे तेज और कारगर तरीका था, इसलिए वह दर्द सहकर काम पूरा करने को तैयार था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से जहर उसकी हथेली की त्वचा से बाहर निकल गया। हालांकि इस प्रक्रिया में उसकी त्वचा, मांसपेशियां और यहां तक कि उसकी हड्डियों का कुछ हिस्सा भी उस घातक जहर से गलकर पिघल गया। लेकिन अंत में वह सफल हो गया। उसने अपने हाथ में तैरते हुए तरल के गोले को धीरे से संभाला और उसे अपने सबस्पेस में पड़ी एक जेड की बोतल में रख दिया। यह जहर सचमुच घिनौना है, फिर भी भविष्य में ये काम आ सकता है। उस समस्या के हल हो जाने के बाद बाकी सब कुछ आसान हो गया। उसे बस अपनी माना शक्ति को पुनः प्राप्त करना था और अपनी निष्क्रिय पुनर्जनन शक्ति को अपना काम करने देना था। 2 घंटे बाद डेमियन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। अपने माना सर्किट की मदद से वह अपनी माना क्षमता को तेजी से पुनः भर सका, जिससे उसकी पुनर्जनन प्रक्रिया तेज हुई और वह अपनी चोटों से उबरने लगा। अपने घावों को जल्दी से भरने की कोशिश में उसकी त्वचा पहले ही उसकी अपनी बिजली से झुलस गई थी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप जो निशान रह गए थे वे कोई गंभीर बात नहीं थे, इसलिए उसने ज्यादा चिंता नहीं की। असल में उसे अपने जख्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये उसे उन पुराने दिनों की याद दिलाते थे जब वह कालकोठरी में कमजोर और बेबस था। उस समय उसका शरीर सिर से पैर तक जख्मों से भरा हुआ था और यहां तक कि उसकी एक बांह भी नहीं थी। समय के साथ साथ जैसे जैसे उसकी पुनर्जीवन क्षमता लगातार विकसित होती गई, उसके निशान मिटते गए और उसकी त्वचा फिर से बेदाग हो गई, लेकिन यह कहना झूठ होगा कि उसे उनकी याद नहीं आती थी। युद्ध के निशान यादगार थे, वे संघर्ष के प्रमाण थे। उनके दिल में उनका थोड़ा सा भावनात्मक महत्व था। व्यर्थ के विचारों को मन से हटाकर उसने रुयुए और ज़ारा की स्थिति जानने के लिए एक बार फिर गुफा के भीतरी हिस्से का निरीक्षण किया। रुयुए अभी भी गहरी ध्यान मुद्रा में थी, लेकिन उसके शरीर पर लगे घाव अब उतने गंभीर नहीं लग रहे थे। वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। ज़ारा पूरी निष्ठा से गुफा के प्रवेश द्वार पर किसी भी संभावित खतरे पर नजर रख रही थी। वे इस वातावरण में ज्यादा समय से नहीं थे, इसलिए यह पता नहीं था कि गुफा का कोई मालिक है या नहीं। रुयुए के ठीक होने का इंतजार करते हुए डेमियन ने भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचने का फैसला किया। उसने अपने सबस्पेस से एस्केप टेलिस्मैन निकालकर उसमें थोड़ी सी माना ऊर्जा डाली, ये देखने के लिए कि क्या कोई प्रतिक्रिया होती है। हालांकि उनकी निराशा के लिए यह प्रयास फिर भी असफल रहा। खैर, मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। भले ही हम स्थानिक अवरोधन संरचना से बाहर निकल गए हों, इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेहतर स्थिति में हैं। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो अगर ताबीज वास्तव में अपना कार्य ठीक से कर पाता तो यह अधिक आश्चर्यजनक होता। 3000 बीस्ट माउंटेन रेंज हजारों वर्षों से एक खतरनाक क्षेत्र रहा है, और इस दौरान ये स्वाभाविक ही था कि अनगिनत साधक अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहां गए होंगे। यदि पर्वत श्रृंखला में बचाव के ताबीज जैसी चीजें काम कर रही होती, तो इसके बारे में फैली कहानियां और अफवाहें इतनी अतिरंजित नहीं होती। साधक खतरे के प्रति संवेदनशील प्राणी थे, लेकिन वे मृत्यु से भी उतना ही भयभीत थे। कोई भी अपनी पूरी क्षमता का सदुपयोग करने से पहले अर्थहीन मौत नहीं मरना चाहता था। इसलिए साधकों के लिए अपने साथ ताबीज या अन्य बचाव के साधन रखना कोई असामान्य बात नहीं थी। खजाने की मात्रा और गुणवत्ता में स्पष्ट रूप से अंतर होता था, लेकिन यह सोचना असंभव था कि पर्वत श्रृंखला के बाहर वापस जाने की क्षमता रखने वाला कोई भी व्यक्ति खतरे वाले क्षेत्र में नहीं आया होगा।
भ्रमों के आवरण में कोई न कोई ऐसी विशेषता जरूर होगी जो लंबी दूरी की स्थानिक यात्रा को रोकती होगी, रुयुए ने टिप्पणी की। डेमियन के सोचते सोचते रुयुए का स्वास्थ्य भी सुधर गया होगा और उसके हाथ में ताबीज देखकर उसके मन में चल रहे विचारों का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। यही एकमात्र स्पष्टीकरण है। शायद स्थानिक अवरोधन संरचना केवल जंगल के बाहरी इलाकों में ही आवश्यक थी, जहां आवरण इतना शक्तिशाली नहीं होता। संभवतः भागते समय हम उस संरचना के प्रभावों से पहले ही बाहर निकल चुके थे, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो सवाल यह उठता है कि पर्वत श्रृंखला में पहुंचने से पहले हम जिस अलौकिक दीवार से गुजरे थे वह क्या थी। यदि वे पहले ही गठन से बाहर निकल चुके थे तो जिस दीवार को उन्होंने गठन का किनारा मान लिया था वह पूरी तरह से एक अलग तंत्र थी। क्या ये कोई और संरचना थी? यदि हाँ तो ये भयावह रूप से विशाल थी। वह दीवार जो भी थी उससे यह अनुमान लगाना आसान था कि यही कारण था कि मायावी भ्रम का पर्दा वास्तविक 3020 पर्वत श्रृंखला पर अतिक्रमण नहीं कर पाया। आसान रास्ता तो कभी संभव ही नहीं था, है ना? डेमियन ने हताशा में बुदबुदाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी बाकी जिंदगी इस पर्वत श्रृंखला में एकांत में बिताने से साफ इनकार करती हूँ, रुयुए ने जवाब दिया। उसका लहजा दृढ़ था, जिसमें सवाल की कोई गुंजाइश नहीं थी। डेमियन ने सहमति में सिर हिलाया। यह जगह चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, यह ऐसी जगह नहीं है जहां मैं अपना पूरा जीवन बिताना चाहूं। डेमियन एक ऐसा व्यक्ति था जो ब्रह्मांड का अन्वेषण करने और उसमें समाहित असंख्य दुनियाओं को देखने के लिए उत्सुक था। रुयुए से असहमत होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उन मूर्ख और अहंकारी धर्मपरायण जांचकर्ताओं ने 1 महीने बाद ही सम्मेलन को रोक दिया, इसलिए गुप्त लोक खुलने से पहले हमारे पास लगभग 8 महीने बचे हैं। यात्रा के लिए 2 महीने अलग रख दें तो हमारे पास भागने का रास्ता खोजने के लिए 6 महीने हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रुयुए ने बीच में टोकते हुए कहा। गुप्त लोक का स्थान संप्रदायों के लोगों को सर्वविदित है और आपकी क्षमता के साथ यदि आपको स्थान का पता है तो आप हमें वहां टेलीपोर्ट कर सकते हैं, है ना? उसकी आवाज में छिपी चुनौती को भांपते हुए डेमियन मुस्कुराया। बेशक, इतनी आसान चीज मेरे बस की बात है। तो फिर बात पक्की हो गई। क्या आपने मास्टर से संपर्क करने के लिए मैसेजिंग ताबीज का इस्तेमाल करने की कोशिश की है? सच कहूं तो डेमियन इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। भागने का ताबीज उन सब में सबसे कीमती था, इसलिए उसने उसे ज्यादा महत्व दिया। दूसरा ताबीज निकालकर डेमियन ने अपनी ऊर्जा का संचार किया। आश्चर्यजनक रूप से उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। ताबीज से चटकने और अलार्म जैसी आवाजें आने लगी, मानो उसे काम करने में कोई परेशानी हो रही हो, लेकिन अंत में उससे एक चौंकी हुई आवाज निकली। हालांकि थोड़ी सी बाधा के कारण वह आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई थी। डेमियन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मुझसे संपर्क करोगे। गुरुजी, स्थिति ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह ताबीज ज्यादा देर तक टिकेगा, इसलिए मुझे पहले बोलने की अनुमति दे। डेमियन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत उन सभी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया जो इस बिंदु तक ले गईं, सम्मेलन में बिताए 1 महीने से लेकर उस पीछा करने तक जिसके कारण वे फंस गए थे। क्या उन ग्रहण छाया संप्रदाय के कमीनों ने हिम्मत की? ठीक है, मैंने तुम्हारी कहानी सुन ली है। मैं कुछ हफ्तों में वहां पहुंचूंगा और तुम दोनों को उस खतरनाक इलाके से बाहर निकाल लाऊंगा। इंतजार। डेमियन ने रुयुए की ओर आश्चर्य से देखा। उसने इतने लंबे समय तक उसे बागडोर संभालने दी थी कि उसे वास्तव में इस समय उसके बोलने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने ताबीज उसे सौंप दिया और उसे अपनी बात कहने का मौका दिया। रुयु, मैं हूं, स्वामी जी। मुझे पता है कि यह पूछना शायद मेरी गुस्ताखी हो सकती है, लेकिन कृपया यहां आने से पहले हमें कुछ समय दे ताकि हम आपस में मामले को सुलझा सकें। डेमियन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब उसने उसे देखा और पाया कि वह भी उसे घूर रही है। उसकी आंखों में एक ऐसा दृढ़ विश्वास था जो उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों? तियान यांग ने जवाब दिया। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। उस व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी जिसने अभी अभी इतनी बेतुकी बात सुनी हो। इसका कारण सीधा सादा है। वर्तमान स्थिति में हम बहुत कमजोर हैं। डेमियन ने इस व्यापक कथन पर अपनी भौहें सिकुड़ी, लेकिन अंततः वह इससे सहमत हुए बिना नहीं रह सका। वास्तव में व्यापक परिप्रेक्ष्य में वे बहुत कमजोर थे। यदि किसी अन्य परिस्थिति में घूंघट और अन्य प्राकृतिक कारकों से मिली बाहरी मदद के बिना उन नकाबपोश आकृतियों द्वारा उन्हें घेर लिया गया होता, तो यह अज्ञात था कि क्या वे अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से बच निकलने में सक्षम होते, जैसा कि वे बच निकले।
3020 माउंटेन रेंज एक बेहद खतरनाक क्षेत्र है, मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन ऐसा क्षेत्र ही हमारी प्रगति के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये वातावरण व्यावहारिक युद्ध अनुभव और निरंतर स्तर बढ़ाने के लिए एकदम सही है। हो सकता है कि समय कम हो, लेकिन हमें पर्वतीय क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार 7 महीने का समय दें। यदि निर्धारित समय के बाद भी हम आपसे संपर्क नहीं कर पाए, तो इसे हमारी विफलता मानकर हमारी मदद के लिए आ जाना। जब से आपने मुझे प्रशिक्षण देना शुरू किया है, मैंने कभी भी हद से ज्यादा नहीं मांगा या हद से ज्यादा जिद्दी नहीं हुआ, लेकिन बस एक बार मैं वास्तविकता की कठोरता और क्रूरता का अनुभव करना चाहता हूं। मैं खुद को अग्नि में तपाकर सच्ची शक्ति से परिपूर्ण प्राणी के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहता हूं। तियान यांग ने जवाब देने से पहले पूरे 1 मिनट तक चुप्पी साधे रखी। ठीक है, मैं ताबीज के बावजूद भी तुम्हारा दृढ़ संकल्प महसूस कर सकता हूं। अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो मैं मूर्ख ही कहलाऊंगा। शक्ति की चाह रखने वालों को सच्चे युद्ध में स्वयं को परखना ही चाहिए, और यही एक चीज है जिसकी अनुमति मैंने तुम्हें इतने वर्षों तक नहीं दी है। शायद बढ़ती उम्र का असर मुझ पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा सतर्क हो गया हूं। चूंकि आपने ऐसा कहा है, मुझे यकीन है कि आप दोनों इस बात से सहमत हैं। बस याद रखना, अगर मुझे 7 महीने बाद भी कोई अपडेट नहीं मिला, तो मैं बिना किसी झिझक के वहां घुस जाऊंगा और आप दोनों को बाहर खींच लाऊंगा, चाहे आपको पसंद हो या न हो। बातचीत अधूरी छोड़ते हुए ताबीज एक बार फिर चिंगारियों से भर उठा। सौभाग्य से वे अपनी बात समझाने और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सफल रहे। डेमियन चुपचाप गुरु और शिष्य की बातचीत सुन रहा था। हालांकि वह भी तियान यांग का शिष्य था, पर वह औपचारिकताओं पर कभी जोर नहीं देता था। ये कहा जा सकता है कि दोनों के बीच का रिश्ता अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर था। लेकिन रियुए के लिए मामला अलग था। उसे कई सालों तक लगभग तियान यांग ने ही पाला पोसा था, और उनके बीच का रिश्ता स्पष्ट था। तियान यांग के लहजे से तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनका रिश्ता लगभग पारिवारिक था। उसे ऐसे रिश्ते या बातचीत में दखल देने का कोई कारण नहीं दिखा। इसके अलावा वो उसकी कही हर बात से सहमत था। ये वास्तव में निरंतर सुधार के लिए एक आदर्श माहौल था, और अगर वह भाग्यशाली रहा तो शायद उसे कोई नया गुण भी मिल जाए। उसके विपरीत, वह अनगिनत लड़ाइयों से परिपक्व हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे कुछ चीजों में सुधार की आवश्यकता थी। यदि उसकी शारीरिक शक्ति में नहीं, तो उसके दिमाग में काफी सुधार की जरूरत थी। वह हमेशा से ही क्रूर स्वभाव का था। उसने इस बात को स्वीकार कर लिया था, और सचमुच इसे नकारने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह उस तरह का व्यक्ति था जो अत्यधिक बल के साथ आक्रमण करता था और निर्णायक विजय प्राप्त करता था। लेकिन हाल के समय ने उन्हें बताया कि यह पर्याप्त नहीं था। उन्हें युद्ध में अपनी बुद्धि का उपयोग करना और चतुराई से काम लेना सीखना था। उन्हें रणनीति बनाना सीखना था। ये 7 महीने उस राह पर उनका पहला कदम होंगे।